मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। मैं साक्षी अत्री आपका स्वागत करती हूँ मेरी प्यारी सी परिवार @mission.upsi.with.sakshi में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यूपीएसआई की पीवाईक्यू सीरीज़ करा रही हूँ। आज उसमें मैं आपको जीएस की थर्ड क्लास 12/11/2021 की शिफ्ट थर्ड को करा रही हूँ। 2 शिफ्ट मैंने ऑलरेडी करा दी हैं। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहला है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया है। 25%, 35%, 15 या फिर 10%। तो उसे कितने प्रतिशत माना गया है? 10%। ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना किसकी? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में। ये भी आपको याद रखना है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? किसमें? 1834 में। प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने, हेनरी डेरोजियो ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर जोनाथन डंकन ने। तो किसने की थी? ये आपकी की थी लॉर्ड मैकाले ने। किसने की थी? लॉर्ड मैकाले में। 1834 में गठित भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। 1833 की, जो इससे पहले 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत इसका क्या हुआ था? गठन किया गया था। 1834 का ब्रिटिश के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता, और इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। और इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को भी जोड़ा जाता है तो कितने सदस्य होते हैं? 4 होते हैं। और वर्तमान में 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी भी दे दी गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टाग्राम के द्वारा, और ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, आईजीटीवी का पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब आपको इस पर ध्यान देना है। इंस्टेंट टेलीकास्ट, इंस्टेंट टेलीविज़न, इंस्टाग्राम टेलीविज़न या फिर इंस्टेंट गवर्नमेंट टेलीविज़न। तो आईजीटीवी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? इंस्टाग्राम टेलीविज़न। यानी कि दोनों को आप यूज़ भी करते होंगे, तो इससे याद रखना, आईजीटीवी यानी कि इंस्टाग्राम, और टीवी से क्या बन जाएगा? टेलीविज़न। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था? यानी कि कौन सा वो संशोधन था जिसके द्वारा राष्ट्रीय आयोग में पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 78वां संविधान संशोधन, 102वां संवैधानिक संशोधन या फिर 85वां संवैधानिक संशोधन या फिर 100वां संवैधानिक संशोधन। तो किसके द्वारा दिया गया था पिछड़े वर्गों को राष्ट्रीय आयोग? ये दिया गया था 102वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी, 102वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 101 में क्या प्रावधान किया गया था? 101 में किया गया था कि वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित। 101 किससे संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर से। 102 में ना आपको बता ही दिया, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग से है। और 103 में क्या होता है? आर्थिक रूप से पिछड़े, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होते हैं, उनको सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया जाता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। और 104 में क्या होता है? लोकसभा और विधानसभा में एससी या फिर एसटी के आरक्षण की अवधि में क्या किया जाता है? वृद्धि की जाती है। ठीक है। और 105 में क्या किया जाता है? 105 में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु राज्यों को क्या दिया जाता है? अधिकार दिया जाता है। तो आपको 101, 102, 103, 104 और 105 को भी एक बार देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? यानी कि संयुक्त प्रांत का जब नाम उत्तर प्रदेश में बदल दिया गया तो उस समय हमारे राज्यपाल कौन थे? सर हमारजी फिरोज शाह मोदी, श्री कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी या फिर श्री बारहगिरी वेंकटगिरी या फिर डॉक्टर वी राम कृष्णा राव। तो कौन थे इसके? आपके कौन से थे? सर हरमासजी फिरोज शाह मोदी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में कब बदला गया था? 1950 ईस्वी में। कब बदला गया था? 1950 ईस्वी में बदल गया था। और इस समय कौन थे? मैंने आपको भी बताया था, वो थे हमारे हौयास जी फिरोजशाही मोदी। ठीक है। जो कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहले गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद यूपी की जो पहली गवर्नर थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक
केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है। किस किस के बीच? केंद्र और राज्यों के बीच दो वैधानिक यानी कि कानूनी संबंध होते हैं, उनसे संबंधित है। तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 268 से 293 तक। इंग्लिश में बोलूँ तो 268 से 293 तक, या फिर 256 से 263 तक, 300 से 310 तक, 245 से 255 तक। ठीक है, कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 45 से 55 तक। और 48 में क्या दिए गए? अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, जो कि अधिकतर पूछा जाता है। 248 इसमें क्या दी गई है? अवधायी, इसमें दी गई है आपको अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ दी गई हैं। 249 में कितना दिया गया है? केवल 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की संघ को एक शक्ति दी गई है। और 252 में क्या दिया गया है? दो या फिर दो से अधिक राज्यों की सहमति पर विधि बनाने की शक्ति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? एक आपकी संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। तो राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है, वो कौन सा है? अंतर्राज्य संगरोध, या फिर बीमा, या फिर जनगणना, या फिर पुलिस। तो कौन सा होता है? वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी अधिकतर पूछा जाता है। तो ये किस में आ जाएगा? पुलिस राज्य सूची में संबंधित विषय हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वैसे अगर इस क्वेश्चन के की पॉइंट बताऊं तो संघ सूची संसद को कानून बनाने का अधिकार देती है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे कितने विषय हैं? संघ सूची में है आपके संघ सूची में है आपके 100 विषय। ठीक है, एक होती है हमारी राज्य सूची। तो राज्य सूची क्या करती है? राज्य को कानून बनाने का अधिकार देती है। और राज्य सूची में हमारे कितने विषय हैं? ये भी आपको याद रखना है, 61 यानी कि 61। ठीक है, एक हमारी समवर्ती सूची होती है। इसमें क्या होता है? संसद और राज्य दोनों ही क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। तो इसमें कितने होते हैं समवर्ती में? समवर्ती, ठीक है, समवर्ती में आपके कितने होते हैं? समवर्ती में होते हैं 52 यानी कि 52। ठीक है, संघ में कितने होते हैं? 100 होते हैं, राज्य में 61 होते हैं, और समवर्ती में 52 होते हैं। आपको ये भी याद रखना है। और राज्य सूची का कौन सा विषय हो गया इसमें से? पुलिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय डैश था? जो 2020 में मानवाधिकार दिवस मनाया गया था, तो उस समय उसका विषय क्या रखा गया था? मानवाधिकार के लिए खड़े हो जाओ, मानवाधिकारों के लिए तत्पर युवा, या फिर बेहतर पुनर्प्राप्ति, मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, रिक्वायर बेटर स्टैंड अप ऑफ ह्यूमन। आइए, समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के लिए खड़े हों। तो हमारा इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेहतर पुनः प्राप्ति, मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमंस। ठीक है, बेहतर पुनः इसकी क्या दी गई है इंग्लिश में? रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमंस। ठीक है, और ये कब हुआ था? यह मनाया जाता है आपका मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 2020 के मानवाधिकार दिवस का मुख्य विषय मैंने आपको बता ही दिया है कौन सा था। ठीक है, उसके बाद इसमें 2021 के विश्व मानवाधिकार दिवस की थीम क्या थी? समानता, असमानता को कम करना और मानवाधिकारों को क्या करना? आगे बढ़ाना। ये 2021 की थीम थी। क्या पता पहले 2020 थी तो अब की बार 2021 पूछ ले। उसकी थीम क्या है? समानता, असमानताओं को कम करना और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश को अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने दी थी? तो किसने दी थी? लॉर्ड रीडिंग ने दी थी, लॉर्ड विलिंगटन ने दी थी, लॉर्ड इरविन ने दी थी, या फिर विस्काउंट वेबल ने दी थी। तो ये किसने दी थी? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड इरविन ने दी थी। ठीक है, अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश को अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा दी थी। किसने दी थी? लॉर्ड इरविन ने दी थी। और यह कब दी थी? 1929 में, यानी कि 1929 में दी थी। ठीक है, और भारत में संवैधानिक प्रगति का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति है, परंतु औपनिवेशिक स्वराज की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कितने से कितने तक था? लॉर्ड इरविन का कार्यकाल भी कभी कभी पूछ लेते थे, तो ये कितना होता है? 1926 से लेकर 1931।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो भारत की संसद करती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या फिर भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, या भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो कौन करता है इसमें से? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। पहले आया था राज्य लोक सेवा आयोग, और अब की बार कौन आया है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति। पहले आपका एक और मैंने क्वेश्चन कराया था सेट में, उसमें आया था राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। संघ होगा तो राष्ट्रपति होगा, और उसमें वो होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात करूं तो यह कैसा है? एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या फिर संस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैसा है? स्वतंत्र है, संवैधानिक है, क्योंकि संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 315 से लेकर कहाँ तक? 323 तक संघ लोक सेवा, इसके संगठन, इसके सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी का विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? RERA। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला है रियल एस्टेट अथॉरिटी, दूसरा है रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट अथॉरिटी, तीसरा है रियल एस्टेट रिव्यू अथॉरिटी, चौथा है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेरा। RERA। RERA। तो आर से क्या बना? रियल, ई से बना एस्टेट, आर से बना रेगुलेटरी, और ए से बना अथॉरिटी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया था? 2016 में किया गया था। इसके उद्देश्य क्या था? जैसे कि धोखाधड़ी को रोकना, पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, यानी कि सब कुछ क्लियर हो, कोई किसी से छुपाए ना, सब चीज़ हमें हित में हो और अच्छी हो, हितों की रक्षा और जागरूकता का प्रसार करना। ठीक है, कब हुआ था इसका गठन? 2016 में हुआ था रेरा का, जिसे हम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 2004 में, 2010 में, 2001 में, या फिर 2015 में? तो नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में, यानी नीति आयोग से कैसे योजना आयोग बना था? कब बना था? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2015 में हुआ था। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, तथा एक उपाध्यक्ष एवं एक मुख्य कक्ष अधिकारी यानी कि CEO होगा। कौन कौन होगा? एक तो अध्यक्ष होगा, जो कि हमारे कौन होंगे? प्रधानमंत्री। ठीक है, ये तो हमारे अध्यक्ष होंगे। एक उपाध्यक्ष होगा और एक मुख्य अधिकारी होता है, जिसको हम CEO कहते हैं। ठीक है, और यह कैसा निकाय है? एक सलाहकारी सलाहकारी एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, जो क्या करता है? थिंक टैंक के रूप में एक कार्य करता है। नीति आयोग का पूर्ण नाम बोलें तो क्या होगा? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, क्या होता है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय भारत भारत राइटिंग को इग्नोर करना, परिवर्तन संस्थान। ठीक है, संस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन दिखा देती हूँ। 3 बार, 5 बार, 1 बार, या फिर 8 बार। तो कितनी बार किया गया है ये आपको याद रखना है। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है, 5 बार किया गया है, 1 बार किया गया है, या फिर 8 बार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि कितनी बार? 1 बार। यहाँ पर ही गलती से 6 लिख गया, ये क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। वो भी कब हुआ था? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कभी कभी ये शब्द भी पूछ लिए जाते हैं। पहला कौन सा था? एक तो था समाजवादी समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा हमारा कौन सा था? अखंड था। ये तीनों शब्द आपको पता होने चाहिए। कितनी बार संशोधन हुआ है हमारी उद्देशिका में?
एक बार हुआ है, सॉरी। और कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। पहला था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। तीनों आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की स्थापना 2014 में ब्रिटेन, एस्टोनिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड के द्वारा अपने नागरिकों के लिए जीवन की क्या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों को जुटाने के लिए की गई थी। तो किसकी की गई थी? डेमोक्रेसी समिट की गई थी, डिजिटल ग्लोबल पार्टनरशिप की गई थी, डेमोक्रेसी 10 या फिर डिजिटल नेशंस। तो किसकी की गई थी? डिजिटल नेशंस की गई थी। ठीक है। वर्ष 2014 में ब्रिटेन, एस्टोनिया और इजराइल, दक्षिण कोरिया, इन सभी की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए की गई थी। ठीक है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? क्या पता पूछ ले तो कितनी है? 10। ये भी आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक एल्गोरिथम की दृश्य निरूपण को डैश कहा जाता है। जो एल्गोरिथम का दृश्य निरूपण होता है उसे क्या कहा जाता है? लूप कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं, एरे कहते हैं या फिर ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे? फ्लो चार्ट बोला जाता है। एल्गोरिथम के दृश्य को क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है। फ्लो चार्ट में किसी समस्या की चरण दर, चरण का समाधान, ये सभी होते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग किसी प्रक्रिया या कार्यक्रम के विश्लेषण में या फिर डिजाइन, दस्तावेज या प्रबंधन में किया जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल या फिर राजनाथ सिंह। तो कौन थे आपके कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 को पेश करने वाले? वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर थे। ठीक है। 2020 में इन्होंने पेश किया था। और इस विधेयक का उद्देश्य क्या होता है? कृषि क्षेत्र का उत्पादन और किसानों की आय को बढ़ाना। कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय को बढ़ाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? कभी कभी ये रोग भी पूछ लिए जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। तो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है या फिर विटामिन ऑप्शन नंबर डी सी की कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है ये आपको बताना है। कौन सा रोग? रतौंधी रोग। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन ए की कमी से। ठीक है। ए की कमी से होता है रतौंधी। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। सी की कमी से स्कर्वी। और विटामिन, ये डी है सॉरी, विटामिन सी, एक सेकेंड, इससे इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। और विटामिन सी, मैंने बोला सी था, टिक कर दी डी पर, तो स्कर्वी। ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स। ये वाला जो है इससे क्या होगा? रिकेट्स। विटामिन डी से। और विटामिन ई से क्या होता है? जनन क्षमता प्रभावित होती है। विटामिन ई से क्या होती है? जनन क्षमता प्रभावित। जनन क्षमता प्रभावित। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट्स। और विटामिन ई से जनन क्षमता प्रभावित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है और ड्रेस को नायलॉन के द्वारा क्या किया गया जाता है? प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है। तो वो कौन से होते हैं? प्राकृतिक रेशे होते हैं, काली कपास होती है, जूट होती है या फिर अरंडी होती है। तो वो कौन सी होती है जिसको आप गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं? और ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आपकी जूट होती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूट होती है। ठीक है। जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर या फिर स्वर्ण रेशा की नाम से भी जाना जाता है। और सरकार नायलॉन की जगह जूट निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर बल दे रही है इसी वजह से, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। और भारत में जूट उत्पादक शीर्ष राज्य कौन से हैं? एक तो बिहार है, एक पश्चिम बंगाल है और एक उड़ीसा। एक कौन सा है? बिहार। दोबारा से लिख देती हूँ, बिहार। एक तो है आपका बिहार, एक है पश्चिम बंगाल और एक है उड़ीसा।
ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जूट, जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 10, इनको किस वर्ष जोड़ा गया था, 1956 में, 1976 में, 1966 में, या फिर 1986 में। तो कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। और किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो आपका कौन सा था, 42वें नंबर का। ठीक है, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था, 1976 में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, कौन सा, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 2002 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है, सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, एक तो इसमें स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था, ये याद रखना है। दूसरा तो मैं ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा हुआ था, 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा देश में घटित हुई है, किस में घटित हुई है, हैदराबाद, भोपाल, पटना, या फिर नागपुर। तो कहाँ पर हुई थी, भोपाल में। आपको याद हो, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो आपदा आई थी वो कहाँ पर, जिसे भोपाल त्रासदी भी कहते हैं, तो भोपाल में आई थी। ठीक है, और इसमें क्या, यह आपदा 4 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। कब हुई थी, 4 दिसंबर 1984। ठीक है, 1984 को घटित हुई थी। और इसमें क्या क्या था, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। किसका हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। ठीक है, गैस का रिसाव हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग कितने लोगों की मौत हुई थी, 3700, यानी कि 3700 लोगों के करीब समथिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था। कौन सा संशोधन था, 91वां, 99वां, 85वां, या फिर 73वां। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, वो था आपका 91, यानी कि 91वां। और ये अधिकतर पूछा जाता है, क्या किया था, कुल संख्या के 15% तक लोकसभा के सदस्यों को सीमित कर दिया था। ठीक है, मंत्रिपरिषद का आकार। और लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक तो किया था। और इस अधिनियम के द्वारा ही राज्यों में क्या होती है, मुख्यमंत्री के समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, PIL पर आधारित है। PIL पर क्या आधारित है, अधिकार न्यायशास्त्र, सामाजिक अनुबंध, सामाजिक इंजीनियरिंग। 3 दिए हैं आपको ऑप्शन में से बताना है, A यानी कि अधिकार न्यायशास्त्र, B और C सामाजिक अनुबंध और सामाजिक इंजीनियरिंग, C सामाजिक इंजीनियरिंग, या फिर B सामाजिक अनुबंध। तो PIL पर क्या क्या आधारित है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C यानी कि सामाजिक इंजीनियरिंग। ठीक है, PIL पर आधारित है। और PIL की अवधारणा को कहाँ से, अमेरिका में सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। कहाँ पर किया गया था इसे, अमेरिका में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, भारत में जनहित याचिका न्यायमूर्ति PN भगवती ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी, PN भगवती ने। ये भी आपको याद रखना है, PN भगवती। ये वह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है, किसका, ग्राम पंचायत का। 1 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, या फिर 3 वर्ष होता है। तो ग्राम पंचायत का सामान्य काल कितना होता है, ये आपका होता है 5 वर्ष का। ठीक है, किसका, ग्राम पंचायत का। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किसके द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 73। और कब था ये, 1992 में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया था। और ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहती है, ये इसकी समय अवधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? किसमें? विश्व लैंगिक सूचकांक में कितना है? आइसलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा था जो सबसे ज़्यादा शीर्ष पर था? वो था आपका आइसलैंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और भारत इस टाइम पर कितने स्थान पर था? 140वें स्थान पर। ठीक है, 140वें स्थान पर भारत था। और अंतिम स्थान पर कौन था? अंतिम लास्ट लास्ट कौन था? वो था लास्ट अफगानिस्तान। लास्ट आपका क्या था? अफगानिस्तान। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नैदानिक थर्मोमीटर के द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है? ठीक है, थर्मोमीटर से जो नापते हैं तो उसका नॉर्मल यानी कि औसत टेम्परेचर कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस होता है, 98 डिग्री सेल्सियस होता है, 40 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो अधिकतर आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे क्वेश्चन। तो कितने डिग्री होता है? वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस पूछ रहा है तो 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पूछे तो 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष डैश में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन यानी कि CEDAW समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव में 1992 में या फिर 1980 में, 1979 में या फिर 1986 में। तो कब किए गए थे? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि 1980 में किए गए थे। ठीक है। और CEDAW का पूर्ण रूप पूछे तो क्या हो जाएगा? कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन। क्या होगा? कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन, ELIMINATION, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मिनेशन और अगेंस्ट वुमेन। क्या होगा इसके बाद? अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, वुमेन। क्या हो जाएगा? कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, चलते हैं। और कब था ये? 1980। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की डैश के तहत कटौती योग्य है। तो कौन सा है? धारा 80E, धारा 80D, धारा 80C या फिर धारा 80G। तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर धारा 80 का G होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया का ये मैंने आपको बता दिया। 1961 की धारा 80G के तहत कटौती योग्य है। और सामाजिक हित के लिए काम करने वाली संस्थाओं को दान देकर व्यक्ति 80G के तहत टैक्स में क्या करता है? छूट का लाभ प्राप्त कर सकता है। 80G के तहत। ठीक है, टैक्स में छूट का लाभ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? ये भी अधिकतर पूछा जाता है। कुंभ मेला त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? मथुरा में, हरिद्वार में, त्रिशूर में या फिर कुंभकोणम में। तो कहाँ पर मनाया जाता है आपका कुंभ मेला? ये आपका मनाया जाता है हरिद्वार में। ठीक है, कुंभ मेले कहाँ कहाँ पर बनाए जाते हैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले प्रयागराज, गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम पर। दूसरा हरिद्वार में गंगा नदी पर। तीसरा उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर, क्षिप्रा नहीं क्षिप्रा नदी पर। और नासिक में गोदावरी नदी पर। ठीक है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, 4 जगह पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 56। तो किसके द्वारा है? अनुच्छेद 226 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा? ये आपका अनुच्छेद 32। ठीक है, क्या करता है? उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति। किसकी? रिट जारी करना, रिट जारी करना।
और अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा भी कहा है। किसको कहा है? इसी को, अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। ये भी आपको इसे याद रखना है, ठीक है, संविधान की आत्मा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? किसका? सर्वोदय योजना का। JRD टाटा ने, JP नारायण ने, KC नियोगी ने, या फिर MN रॉय ने? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? बी, यानी कि JP नारायण ने। किसका? सर्वोदय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया था। किसने? JP नारायण ने किया था, ठीक है, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने। और जन योजना का 1945 में किसने किया था? MN रॉय ने किया था, ठीक है। और बॉम्बे प्लान का 8 उद्योगपतियों के द्वारा मुंबई में। और गांधीवादी योजना का श्रीमंत नारायण के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापन संशोधन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष डैश में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष 2000 में किया गया था, 2010 में किया गया था, 2015 में, या फिर 2014 में? तो कब किया गया था? ये आपका हुआ था 2015 में हुआ था, ठीक है। और यह बिल 2013 में पास मुख्य अधिनियम में संशोधन करता है। किसमें? 2013 में जो अधिनियम पास हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अश्लीलता पोर्नोग्राफी के कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति कैसी होगी? जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वह कामुक है, या सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है? ऑप्शन नंबर सी, सामग्री के प्रभाव के कारण किसी भी व्यक्ति के बिगड़ने और भ्रष्ट होने की कम संभावना है। तो ये तो गलत बात है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपके? ऑप्शन ए और बी। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। यानी कि आपके कौन कौन से सही है? पहला और दूसरा। जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वह कामुक है, और सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसके रूप में? अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लाल बहादुर शास्त्री को, JV कृपलानी को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को? तो किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सेवाओं के जनक। कौन है हमारे? सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। सरदार पटेल खेड़ा और बारदौली आंदोलन में बढ़ चढ़कर इन्होंने क्या लिया था? हिस्सा लिया था। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री भी बने थे। किसके? स्वतंत्र भारत के क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, उप प्रधानमंत्री किसके? स्वतंत्र भारत के, ठीक है। और ये देशी रियासतों के विलय के मुख्य शिल्पकार भी थे। किसके? देशी रियासतों के विलय के। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? यानी कि सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा किसका नारा है? ये सीमा सुरक्षा बल का है, सिख लाइट इन्फेंट्री का है, या फिर भारतीय वायुसेना का है, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का है? तो ये किसका है आपका? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी कि सुरक्षा करेंगे सबसे ऊपर हमारे लिए सर्वोत्तम है। तो वो कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है? तो कौन सी धारा है? धारा 171 बी है, धारा 268, धारा 229 ए, या फिर धारा 124 ए? तो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है जो अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है? तो वो कौन सी धारा है आपकी? 171 है, 268, 229, या फिर धारा 124 ए? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? धारा 124 ए हो जाएगी, ठीक है। किसको परिभाषित करती है? राजद्रोह नहीं, राजद्रोह को। किसको परिभाषित? मैं सोच ही रही थी क्या लिखा हुआ है, तो ये आपका राजद्रोह नहीं होगा, राजद्रोह, जो कि आपके 124 से संबंधित होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, डैश के मामले में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की स्पष्ट व्यापकता और यानी कि ब्रॉड स्वीप और सामग्री में निहित माना गया था। कौन सा था? हुसैनरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, या फिर सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश का केंद्र शासित प्रदेश, या फिर खन्नी बनाम बिहार राज्य यानी कि खत्री बनाम प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन? तो कौन सा था? ये था आपका ए, हुसैनरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, ठीक है। और इसमें उच्चतम न्यायालय ने दंडनीय अपराध को त्वरित सुनवाई के अधिकार को भारत के संविधान अनुच्छेद 21
कि स्पष्ट व्यापकता और सामग्री में निहित विमानता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा किसके तहत आता है? धारा 66 के तहत, धारा 3 के तहत, या फिर धारा 141 या धारा 203 के तहत। तो किसके तहत आता है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा किसके तहत? 141 के तहत आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? कौन सा? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा, या एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा, या चौथा है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के लिए किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी कौन होते हैं? ठीक है, पुलिस, जिला कलेक्टर, न्यायाधीश, या फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो वो कौन होते हैं? आपके जिला कलेक्टर होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन में उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं को सत्यापित करने के लिए कौन होता है? आपका जिला कलेक्टर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? जो हमारे पूरे देश में सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो वो कौन सा है जहाँ पर निर्वाचकों की संख्या क्या है? कम है। तो कौन सा? लक्षद्वीप, लद्दाख, दमन और द्वीप, और चांदनी चौक। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? लक्षद्वीप क्या है? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो कि सबसे छोटा है। ठीक है, और अगर इसकी की पॉइंट बताऊं तो देश में सबसे बड़ा कौन सा है? वो है आपका आंध्र प्रदेश का मालकाजगिरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, किसका है? आंध्र प्रदेश का। ये क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, इसी के साथ मेरी वीडियो कंप्लीट होती है। मैंने आपको इसमें 40 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, 40 में से इस पर टिक कर देती हूँ, रुको। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन दें कि मैं आपको यूपीएसआई की पीवाईक्यू सीरीज़ करा रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। मिलती हूँ फिर कल आपको द्वारा नेक्स्ट वीडियो के साथ।